हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है देशभक्ति। बच्चों, देशभक्ति से क्या तात्पर्य है? देशभक्ति से मतलब है देश के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट करना, देश का सम्मान करना, देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना, देश पर गर्व करना। बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम देश के प्रति भक्ति प्रकट कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि देशभक्त कौन होता है? हम किसे देशभक्त कह सकते हैं? बहुत सरल जवाब है, जो व्यक्ति देश का सम्मान करता है, जो व्यक्ति देश को अपना समझता है, जो व्यक्ति देश के हित में कार्य करता है, वही सच्चा देशभक्त कहलाता है। अब हमें और कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जो हम अपनी देशभक्ति प्रकट कर सकें? यहाँ पर लेखक ने विभिन्न कार्यों के माध्यम से देशभक्त किस किस को हम कह सकते हैं स्पष्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ से। यहाँ पर अध्यापक और कुछ छात्रों के बीच में संवाद हुआ है जिसके माध्यम से अपनी बात को लेखक ने स्पष्ट किया है। अध्यापक क्या कहते हैं बच्चों से? पहले बच्चों से ही उन्होंने प्रश्न पूछा है, बच्चों देशभक्त कौन होता है? सुमन, देशभक्त वही है जो स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दे। बिल्कुल सरल जवाब है। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु इतने बड़े बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना बहुत सहयोग दिया था। गुरुशरण दूसरे बच्चे ने जवाब दिया। और सेना के जो जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते करते प्राणों की आहुति दे देते हैं। आहुति देना, प्राणों का बलिदान कर देते हैं। बलिदान कर देना, देश की रक्षा करते हुए प्राण गंवा देना, वो भी देशभक्त कहलाते हैं। इसमें फिर एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने अब्दुल हमीद का। इन्होंने भी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो शत्रुओं को मार गिराया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तीसरा लड़की है मालिनी, जो देश को प्यार करे, उसका सम्मान करे, वह भी देशभक्त है। चाहे उसे देश के लिए प्राणों की आहुति देने का अवसर ना भी मिले, बिल्कुल सही, वो भी देशभक्त है। पलाश, चौथे बच्चे ने जवाब दिया, जो देश पर गर्व करे और कहे कि यह मेरा देश है, क्योंकि जो देश को अपना मानता है वो भी देशभक्त की ही उपाधि से विभूषित होता है, वह भी देशभक्त है। नेक्स्ट नंबर 5 बच्चा है पांडुरंग जी। मेरी निगाह में तो देशभक्त वही है जो अपने तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठकर, तुच्छ स्वार्थ कौन से होते हैं? अपने छोटी छोटी भलाई, केवल अपने हित के बारे में सोचना, जो उनसे हटकर संपूर्ण देश के हित की रक्षा करे, वो भी तो देशभक्त है। बिल्कुल सही बात, उसे भी हम देशभक्त की कहेंगे। भानु, अगले बच्चे ने जवाब दिया जी, एक किसान क्या है, एक मजदूर क्या है, ये भी तो देश के लिए ही कार्य करते हैं। अगर ये लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो ये भी तो देशभक्त हैं। बिल्कुल सही जवाब उन्होंने भी दिया था। अब अध्यापक ने क्या कहा कि इन सब बच्चों ने अपने अपने तरीके से देशभक्त की बिल्कुल सही वर्णन किया है। शाबाश बच्चों, अपनी अपनी जगह तुम सबने ठीक ही कहा है। देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाला, देश को प्यार करने वाला, उस पर गर्व का अनुभव करने वाला, तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की भलाई का ध्यान रखने वाला, या ईमानदारी से अपना काम करने वाला किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सब देशभक्त हैं। इसी संबंध में मैं तुम्हें 2-3 ऐसे उदाहरण देना चाहूंगा जो सिद्ध करते हैं कि देशभक्ति के अन्य रूप भी होते हैं। ये सब बच्चों ने अपनी सोच विचार के हिसाब से बताए, लेकिन शिक्षक इनसे हटकर कुछ अलग बताना चाहते हैं। वो एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी को देशभक्ति की भावना सीखना बहुत जरूरी है। एक परिचित डॉक्टर हैं, वे काफी अनुभवी डॉक्टर हैं, रोगियों के सच्चे हितैषी हैं। हितैषी भलाई करने वाले, जो रोगियों की ही भलाई के बारे में सोचते हैं। अपने काम में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें ना खाने की सुध रहती है ना आराम की। एक बार उनकी पत्नी ने बताया कि अस्पताल में जहरीली शराब के केस थे, यानी जहरीली शराब बहुत सारे लोगों ने पी ली और सबकी तबीयत अचानक से बिगड़ती चली गई। रोगी पर रोगी आ रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब सबकी देखभाल कर रहे थे।
किसी को इंजेक्शन, किसी को दवा, किसी की सफाई, किसी का बिस्तर बदलना, किसी के लिए पथ्य का प्रबंध करना। पथ्य कहलाता है रोगियों के लिए जो भोजन बनाया जाता है। रोगियों का बहुत अलग से भोजन बनता है, सीधा साधा साधारण सा, रोगियों के लिए तैयार किया हुआ भोजन, इसको कहते हैं पथ्य। डॉक्टर साहब लगातार एक दिन और एक रात व्यस्त रहे, उनके सहयोगी भी उनके साथ लगे रहे। डॉक्टर साहब ने उनकी भूख प्यास और आराम का तो ध्यान रखा, परंतु अपना नहीं, उनकी से मतलब रोगियों के साथ साथ जो उनके साथ काम करने वाले जूनियर डॉक्टर थे उनका भी पूरा ध्यान रखा। डॉक्टर साहब ने उनकी भूख प्यास और आराम का तो ध्यान रखा, पर अपना नहीं। मैं उनके लिए चाय कॉफी ले जाती तो वह ठंडी हो जाती, खाना खाने का तो प्रश्न ही नहीं। शायद उन्होंने पानी भी नहीं पिया हो उन 24 घंटों में। एक बार तो उन्होंने मुझे झिड़क भी दिया, झिड़कना डांट भी दिया कि क्यों मुझे मेरे काम में बाधा डाल रही हो, मेरे काम के समय विघ्न मत डाला करो। जब सब रोगी ठीक हो गए तब कहीं जाकर उन्होंने ढंग से खाया पिया। मैंने डॉक्टर साहब से इसकी चर्चा की तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, मास्टर साहब यह मेरा कर्तव्य था। डॉक्टर साहब भी देशभक्त हैं। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, क्या देशभक्ति मिली कि जो काम हमें मिला है उस काम को यदि हम अपने कर्तव्य को पूरे अच्छे से करते हैं, मन लगाकर करते हैं, पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, तो वास्तव में हम भी सच्चे देशभक्त हैं। दूसरी छोटी सी कहानी, ऐसी ही एक घटना और है। जब देश में अनाज की तंगी थी, एक लालाजी राशन की दुकान करते थे। उनका यह प्रयत्न रहता कि सभी ग्राहकों को नियमित रूप से राशन मिलता रहे। ग्राहक जो सामान खरीदने आते हैं और नियमित बिल्कुल सही समय पर। दुकानदार ग्राहकों को टरकाकर अनाज बेचकर ब्लैक में बेच देते थे। कुछ दुकानदार ऐसे थे। यह देखकर उनके बेटे ने सुझाव दिया कि जो और लोग हैं वो तो बहुत पैसा कमा रहे हैं और मेरे पिताजी भी यही काम करते हैं, लेकिन वो बहुत साधारण सा धन कमाते हैं, बहुत कम धन कमाते हैं। तो क्या सलाह दी उन्होंने, पिताजी आप भी अनाज ब्लैक में क्यों नहीं बेच देते? कमीशन में तो दाल रोटी ही मुश्किल से निकलती है। दाल रोटी मतलब सिर्फ हम अपनी जरूरत ही पूरी कर पाते हैं। लाला जी ने सुना तो अपने बेटे से कहा, कल से तुम दुकान पर पैर नहीं रखना। ये बात सुनकर, क्योंकि तुम्हें दाल रोटी से संतोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत कुछ पाने का लालच पैदा हो गया है, इसलिए तुम इस दुकान पे अब मत आना। सरकार ने राशन के डिपो इसलिए नहीं खोले हैं कि जनता के हिस्से का राशन ब्लैक में बेच दिया जाए। मैं जनता के साथ, सरकार के साथ और स्वयं अपने साथ बेईमानी नहीं कर सकता। सबसे अच्छी लाइन है, स्वयं अपने साथ बेईमानी कब हम करते हैं? जब हम अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बना लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे के कहने में आकर हम उन सिद्धांतों के साथ समझौता कर लें और उन्हीं की गलत राह पर चल पड़े, तो समझो हमने अपने साथ बेईमानी की है। लेकिन लाला जी बहुत ईमानदार थे। उन्होंने न जनता के साथ, न सरकार के साथ और न कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया। मैंने लाला जी की इस बात के लिए प्रशंसा की। तब उन्होंने कहा, मास्टर साहब यह मेरा धर्म था, इसमें प्रशंसा जैसी कोई बात नहीं। राशन वाले लाला जी भी देशभक्त हैं। तो ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा उदाहरण, एक मेजर छुट्टी पर घर आया हुआ था। एक सप्ताह बाद उसकी शादी थी। तभी पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ गई। उसे रेजिमेंट से बुलावा आ गया कि तुरंत हाजिरी दो। उसने तुरंत रवाना होने का निर्णय कर लिया। उसकी मंगेतर ने भी कोई आपत्ति नहीं की। ये पंक्तियां पढ़कर हमें ऐसा लग रहा है कि उस सैनिक ने अपनी जान गंवा दी शत्रुओं से लड़ते लड़ते। तो वो तो देशभक्त है, ये हम सब जानते हैं। इसमें क्या खास बात है? अब देखिए कौन सी खास बात है। उसके पहुंचते ही रेजिमेंट बांग्लादेश की सीमा की ओर रवाना हो गई। दुर्भाग्य से जिस दिन शादी होनी थी उसी दिन उसने युद्ध में वीर गति प्राप्त की, यानी उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों को सूचना मिली तो कोहराम मच गया। कोहराम मच जाना, सब बहुत दुखी हो गए, हाहाकार मच गया। जिसने सुना वही शोक में डूब गया। शोक में डूबना, दुखी हो गया। परंतु उसकी मंगेतर ने सबको हौसला दिया, सबको हिम्मत बंधाई, ढांढस बंधाया। उसका कहना था कि जिस बहादुर ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्राण अर्पित किए हैं, प्राण अपने न्यौछावर कर दिए हैं, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, वह अमर है।
वह आज भी अमर शहीद की विधवा मंगेतर के रूप में उसके माता पिता की सेवा कर रही है। तो असली देशभक्त कौन है? जिसने अपनी जान गंवाई वो तो है ही, लेकिन उसकी मंगेतर जो उसने कहीं और विवाह भी नहीं किया और उसी व्यक्ति के माता पिता की ताउम्र सेवा करती रही। मेजर का नाम अमरेंद्र सिंह था और मंगेतर का नाम अमर कौर। अमरेंद्र के माता पिता उसे अमर कहकर पुकारते हैं। उनका कहना है कि बेटा गया, बदले में बेटी मिल गई। उन्होंने अमर कौर की दूसरी जगह शादी करने का प्रस्ताव किया तो उसने उत्तर दिया, भारतीय महिला की एक ही बार शादी होती है। तो यहाँ विधवा मंगेतर यानी अमर कौर भी एक सच्ची देशभक्त है। अंत में एक उदाहरण और देता हूं। एक महाशय विदेश मंत्रालय में अच्छे पद पर थे, अब वे रक्षा मंत्रालय में हैं। इस उदाहरण से बच्चों आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। विदेशी दूतावासों के राजनयिकों को उनसे काम पड़ता रहता था। राजनयिक क्या होते हैं? राज्य के अधिकारी। उनके रक्षा मंत्रालय में आने के बाद उन लोगों में से कुछ अब भी उनके पास आते जाते रहते हैं, यानी विदेशी दूतावासों से लोग अब भी उनके पास आते हैं जबकि उनका मंत्रालय बदल गया। एक बार एक राजनयिक ने उनके बेटे को अपने देश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव किया। बहुत सरल शब्दों में ऑफर किया कि तुम अपने बेटे को विदेश भेज दो और बिना फीस के हम उसे उच्च शिक्षा दिलवा देंगे। तो इनके मन में क्या आया कि क्या ऐसा कारण हो सकता है अचानक फीस माफी भी और मेरे बच्चे को उच्च शिक्षा दिलवा रहे हैं, वो भी विदेश में। मगर कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने धन्यवाद पूर्वक प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। जब ये बात उनके पुत्र को पता लगी तो उसे बहुत बुरा लगा। इससे उनके बेटे के मन को ठेस लगी, परंतु पिता का रुख देखकर वह चुप रहा। उस समय नहीं बोला कि जब इतना अच्छा ऑफर मिला था विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का तो पिता तुमने मना क्यों कर दिया। एक दिन उनके बेटे ने उनसे ऐसी सूचना चाहिए जिसका उससे कोई संबंध नहीं था। वहीं उनका माथा ठनका कि आज ये मुझसे ऐसी जानकारी क्यों लेना चाहता है जिससे इसका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, उल्टे उससे पूछा, बेटे मिस्टर के यानी वो राजनयिक जिन्होंने प्रस्ताव दिया था कि तुम्हारे बेटे को मैं उच्च शिक्षा ग्रहण करवाऊंगा विदेश में, वो भी बिना किसी फीस के, कल तुमसे मिले थे। सुनते ही लड़का बोला, पिताजी वे भले आदमी हैं, उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की है। हमारे क्लब को $100 मासिक चंदा देते हैं। उन्होंने कई बार हमें डिनर दिया है। वास्तव में जो उत्तर सुनना चाहते थे वो जवाब नहीं दिया, घुमा फिराकर इतनी सारी बात उनके बारे में बता डाली। लड़के को टोकते हुए उन्होंने उससे पूछा, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्या? एक शब्द पर जोर देकर, मिस्टर का कल तुमसे मिले थे। मिस्टर क्या इसलिए मतलब यहाँ पर बिल्कुल सही नाम उन्होंने नहीं दिया है। लड़के ने कहा, जी हाँ, कल वे मुझसे मिलने हमारे क्लब में आए थे और उन्होंने तुमसे कहा अपने पिताजी से यह सूचना ला कर दो। उन्होंने पूछा, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, इसीलिए तुम उनसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हो। अब लड़का थोड़ा हड़बड़ा गया। सही बात तो सही पिता ने पकड़ ली थी। यह सुनकर लड़के को काट मार गया। काट मारना मतलब बिल्कुल स्टैचू की तरह में हो गया, स्तब्ध, कुछ समझ ही नहीं पाया कि पिता को सच बात बताऊं या झूठ बोलूं। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने लड़के पर निगाहें गाड़ दी। बोले, देखो बेटे, मैंने पंचतंत्र पढ़ा है, चाणक्य नीति पढ़ी है, आधुनिक राजनीति का भी मुझे ज्ञान है, यानी बहुत अनुभव मेरे पास है। सरकारी कामकाज का मुझे अनुभव है। तुम्हारा चुप रहना इस बात का सबूत है कि मिस्टर का ने तुमसे कहा था कि अपने पिता से यह सूचना ला कर दो। अच्छा, उन्होंने इसके लिए तुम्हें कितने $, दिए? 500 या 1000? ये भी वो समझ गए कि जरूर ये रिश्वत ले चुका है। लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। पीला पड़ जाना, वो घबरा गया कि मेरे गलत काम मैंने किया और मैं पकड़ा गया, पर वह बोला कुछ नहीं। तब उन्होंने लड़के की पीठ सहलाते हुए कहा, मुझे अफसोस है बच्चे, तुम मिस्टर कह के फंदे में फंस गए। तुम देशद्रोह के मार्ग पर जा रहे हो। ऐसे व्यक्ति को हम देशभक्त नहीं कह सकते। देशद्रोह जो देश का नुकसान करते हैं, देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। प्रलोभन ने तुम्हें अंधा कर दिया है। प्रलोभन क्या होता है बेटा? लालच, पैसे का लालच दिया था उन्होंने। मूर्ख लड़के, तुम नहीं जानते कि मिस्टर कै
के लिए यह सूचना कितनी महत्वपूर्ण है, उनके हाथ में जाते यह सूचना देश के लिए कितनी महंगी सिद्ध होगी। किस देश के लिए? हमारे अपने देश के लिए। मुझे तो सरकार को सारी बात बतानी ही होगी, इसका चाहे कुछ भी परिणाम हो। वहां भी उन्होंने अपने सिद्धांतों का महत्व बनाए रखा और ये कहा कि तुमने जो ये काम किया है ये गलत है, तुमने रिश्वत ली है, इसकी शिकायत मैं सरकार से करूंगा, इसका दुष्परिणाम चाहे कुछ भी हो। परिणाम तो वो जानते थे कि बेटे को सजा होगी ही होगी। उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग कर आधे घंटे में उस राजनयिक को अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया, करवाकर उसे देश वापस भेजने की व्यवस्था कर दी। उनकी पत्नी ने भी बेटे को बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा, ऐसे देशद्रोही बेटे से तो मैं निपुती भली, निपुती कि मेरे पुत्र ही ना होता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, डॉक्टर साहब हो या लाला जी या अमरेंद्र सिंह और अमर कौर, जो देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, देश की निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ, जिसमें उनकी अपनी कोई भलाई नहीं होती, वो सभी देशभक्त हैं। देशभक्ति किसी व्यक्ति की, एक वर्ग की, एक जाति की बपौती नहीं है। बपौती कहते हैं बेटा संपत्ति। हर व्यक्ति जो देश का नागरिक है वो देशभक्त बन सकता है, लेकिन कैसे? जरूरी नहीं है कि हम शत्रु के साथ युद्ध करके ही सच्चे देशभक्त बन सकते हैं। अगर हम अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को पूरे अच्छे तरीके से पूरा करते हैं, देश का सम्मान करते हैं, देश के हित में कोई भी कार्य है उसे हम अपना कर्तव्य समझकर करें, तो हम सच्चे देशभक्त हैं। जो देश को प्यार करे, उसके हितों की रक्षा करे, समय पड़ने पर तन मन और धन अर्पण कर दे, वही सच्चा देशभक्त है। इसी प्रकार जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है वह भी देशभक्त है। सब बच्चे जी, अब हम सब ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, यही हमारी देशभक्ति होगी। पाठ पढ़ने के बाद, इतने सारे उदाहरण शिक्षक के देने के बाद सब बच्चों को अच्छे समझ में आ गया कि देशभक्ति यदि हमें करनी है तो हमें सेना में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको करके, ईमानदारी से करके हम देशभक्त बन सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न। अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आप पढ़ चुके हैं तो हम प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा कौन करता है? सबसे आसान है बेटा, सैनिक। अब्दुल हमीद कौन थे? अब्दुल हमीद वो व्यक्ति थे, ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा क्या है? थर्ड ऑप्शन, देशभक्त। देशभक्त शब्द का समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह व्याकरण का पार्ट है, इसको फिर भी सॉल्व कर देते हैं। देशभक्त, देश का भक्त, ये कहलाएगा तत्पुरुष समास। अब सेकंड अनुच्छेद पढ़िएगा और इसके प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न, रोगियों का सच्चा हितैषी कौन होता है? जो उनका इलाज करता है। डॉक्टर लिख सकते हैं, चिकित्सक लिख सकते हैं। पाठ में डॉक्टर शब्द दिया है तो वही लिखना उपयुक्त है। डॉक्टर साहब दिन रात किसकी सेवा में व्यस्त थे? रोगियों की। तीसरा प्रश्न, अस्पताल में किस कारण रोगी पर रोगी आ रहे थे? बहुत आसान है, लिखा भी है, शराब के केस, यानी शराब पीने के कारण जिनकी हालत बिगड़ गई थी, जो बीमार हो गए थे, वही रोगी पर रोगी आ रहे थे। अस्पताल में किस कारण रोगी पर रोगी आ रहे थे? इसमें ऑप्शन दिया है शराब के। प्रबंध शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद कल भी हमने किया था। अब देखिएगा, इसमें नया एक शब्द आया है प्रबंध। इसमें कहाँ कंफ्यूजन होता है? प्र, इसमें हमारा पै आधा है, व्यंजन है या रे, तो हमारा इसमें पै व्यंजन है, इसके नीचे हलन, उसके बाद रे, और इसमें हमारा ए स्वर लगा है।
बै, बै के नीचे हलंत, ए, उसके बाद आधा न है, न के नीचे हलंत, ध, ध के नीचे हलंत, और फिर ये ए, प्रबंध। जितने भी व्यंजन होते हैं उनके नीचे हलंत लगाना आवश्यक है, स्वर के नीचे नहीं। नेक्स्ट, पाठ विषयक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निस्वार्थ सेवा से आप क्या समझते हैं? निस्वार्थ सेवा जिसमें अपने लिए कोई हित का कार्य न, बिना अपनी भलाई करे किसी की सेवा करना, किसी का साथ देना, निस्वार्थ सेवा कहलाती है। पाठ में आए उल्लिखित डॉक्टर का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण से मतलब है उसकी विशेषताएं बतानी है। तो क्या विशेषताएं थी डॉक्टर साहब की? एक तो कर्तव्य परायण थे, अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाते थे। और बताइए, और कौन सी विशेषता हो सकती है? देशभक्त थे, जो हमारे चैप्टर से भी रिलेटेड है। हमने उन्हें देशभक्त कहा क्योंकि वो कर्तव्य परायण थे। और तीसरा, मेहनती थे, जिस काम को करते थे पूरी तन्मयता के साथ करते थे। तो ये तीन हम विशेषताएं लिखकर उनका चरित्र चित्रण कर सकते हैं। यदि इसकी शब्द सीमा बढ़ाने के लिए कहा जाए तो कैसे कर्तव्य परायण थे, कैसे देशभक्त थे, कैसे मेहनती थे, हमें इसमें वो पूरी घटना लिखनी होगी संक्षेप में। तीसरा प्रश्न, देशभक्ति फूलों की सेज नहीं कांटों का ताज है, कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देशभक्ति फूलों की सेज से मतलब है सुख सुविधा पूर्ण जीवन नहीं है। आसानी से हम देशभक्ति प्रकट नहीं कर सकते। जब भी हम देशभक्ति प्रकट करते हैं तो सबसे पहले हमें कर्तव्य परायण करना होता है, और ये काम बहुत मुश्किल है। कभी कभी हमें अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं, प्रतिकूल कार्य करने पड़ते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने किया। क्या उन्हें थकान नहीं हुई थी? क्या उन्हें भूख प्यास नहीं लगी थी? लेकिन बहुत कठिन उन्होंने 24 घंटे तक रोगियों की सेवा की। तो देशभक्ति किसी भी रूप में हो, मजदूर है वो भी देशभक्ति कैसे करता है? बहुत अधिक मेहनत परिश्रम करके। किसान खेती करते हैं, वो भी देशभक्ति करते हैं, कैसे? रात दिन धूप में, सर्दी में, भरी बरसात में काम करके। तो हर व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे से ईमानदारी से करता है, उसमें आसान रास्ता नहीं होता। कांटों का ताज यानी बड़ी कठिनाइयों से वो उसको पूरा करते हैं। लालाजी वाली घटना को अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। इसको पढ़कर आपने खुद लिखना है। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी कार्य करें, कोई भी किसी भी तरह का कार्य हो, उसमें ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। और हर कार्य वो होना चाहिए जिससे देश की भलाई हो, देश के लिए कोई भी नुकसान ना हो। इन दो बातों का हम जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुच्छ डैश से ऊपर उठकर देश की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। तुच्छ स्वार्थ, इसमें शब्द नहीं दिए हैं, आपको खुद पाठ में से देखने हैं। हम सब ईमानदारी से अपने अपने किसका पालन करें? कर्तव्य का। अमर शहीद की विधवा डैश के रूप में उसके माता पिता की सेवा कर रही है। विधवा मंगेतर। देशभक्ति किसी व्यक्ति की, एक वर्ग की, एक जाति की क्या नहीं है? बपौती। बपौती कहते हैं संपत्ति, किसी एक की धरोहर नहीं है, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 का पाठ। इनमें से आप किसे देशभक्त का दर्जा देंगे? लाला जी को, डॉक्टर साहब को, अमर कौर को, या सभी को? बिल्कुल सभी को देंगे। सभी ने ऐसा कार्य किया था जो देशभक्ति प्रकट करता है। निम्नलिखित में से कैसा व्यक्ति देशभक्त नहीं होता? जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है, देशभक्त होता है। जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, वो भी देशभक्त होता है। जो प्रलोभन में आकर अपने देश की गुप्त सूचना किसी अन्य देश के राजनयिक को देता है, वो देशभक्त नहीं कहलाता। राशन की दुकान करने वाले लाला जी ने अपने बेटे से कहा, कल से तुम दुकान पर पैर नहीं रखना। क्यों कहा था ऐसा?
वह राशन गरीबों को मुफ्त में देता था? नहीं। उसने अपने पिता को राशन ब्लैक में बेचने का सुझाव दिया था? बिल्कुल दिया था। उसे दाल रोटी से ही संतोष था? गलत जवाब। लाला जी राशन ब्लैक में बेचते थे और इस बात को अपने बेटे से छिपाना चाहते थे? बिल्कुल गलत। सेकेंड ऑप्शन। लाला जी को गुस्सा आया कि मेरे बेटे ने ऐसी बात क्यों कही, उसने अपने पिता को राशन ब्लैक में बेचने का सुझाव दिया, तो क्रोध में आकर उन्होंने अपने बेटे से कहा था कल से तुम दुकान पर मत आना। अब ये बेटा आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई, चैप्टर समझ में आ गया। चैप्टर समझने के बाद आपने जो इससे सीख ली उसको मैं फिर एक बार दोहराना चाहती हूँ कि सच्चा देशभक्त कौन होता है? जो देश हित में कार्य करे, देश का सम्मान करे और जो भी जीवन में कार्य मिला है, जो भी अपना आप कर्तव्य निभाते हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी देशभक्त बनने के अधिकारी हैं। चलिए, जब तक हम नेक्स्ट क्लास शुरू करें तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।